हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज़ डे 43 ऑफ यूपीएससी सीएससी मेंस पीवाईक्यू सीरीज एंड डे 12 ऑफ एथिक्स मेंस पीवाईक्यूज। टुडे वी आर गोइंग टू कवर लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस। इस टॉपिक से अभी तक एक ही पीवाईक्यू है, बट बाकी क्वेश्चंस मैंने टॉपर्स कॉपी से लिए हैं। तो हम हमारा आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन है, जो सिंगल पीवाईक्यू है, वो 2020 में पूछा गया था और क्वेश्चन है कि डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन लॉज एंड रूल्स और उनका रोल बताना है, रोल ऑफ एथिक्स बताना है इन फॉर्मुलेटिंग लॉज एंड रूल्स। तो मैंने लॉज और रूल्स के अलावा रेगुलेशंस भी कवर किया है। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन बताते हैं। लॉज की डेफिनेशन है कि एक फॉर्मल लीगल स्टैट्यूट्स होते हैं जो कि पास किए जाते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा। जैसे कि इनको जो पास करती है, जो अथॉरिटी पास करती है, वो नेशनल या फिर स्टेट लेजिस्लेचर होती है और इनका स्कोप होता है ब्रॉड या फिर जनरल। ये कवर करते हैं सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट हमारी सोसाइटी के और इनका एनफोर्समेंट जुडिशरी या फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के थ्रू होता है, जैसे कि हमारा जो आरटीआई एक्ट है। फिर हम रूल्स पे आते हैं। रूल्स डिटेल्ड गाइडलाइंस होती हैं जो कि इम्प्लीमेंट करती है इनको लॉज को और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू फॉर्मुलेट किए जाते हैं। ये स्पेसिफिक और नैरो होते हैं और डिटेल करते हैं पर्टिकुलर प्रोसीजर्स या फिर स्टैंडर्ड्स और इनको एनफोर्स करने के लिए स्पेसिफिक रेगुलेटरी बॉडीज़ या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज होती है। जैसे आरटीआई एक्ट जो है, उसके स्पेसिफाई करने वाले एप्लीकेशन प्रोसीजर्स जो है, वो वाले रूल्स। तो ये एक इसका एग्जांपल है। जो रेगुलेशंस हैं वो स्पेसिफिक डायरेक्टिव्स हैं जो कि इश्यू किए जाते हैं अथॉरिटी के द्वारा टू कंट्रोल एक्टिविटीज़। जैसे कि इनको जो इश्यू करता है वो रेगुलेटरी एजेंसीज करती हैं और ये टारगेट करते हैं स्पेसिफिक सेक्टर्स को और प्रोवाइड करते हैं डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स। इनको जो इन्फोर्स किया जाता है वो रेगुलेटरी एजेंसीज के थ्रू ही किया जाता है विद पेनल्टीज़ फॉर नॉन कंप्लाइंस। और इसका एग्जांपल है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रेगुलेशंस जो कि डिटेल करता है एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर इंडस्ट्रीज़। तो ये हमारा डिफरेंस था लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस में। अब एथिक्स का क्या रोल है इनको फॉर्मुलेट करने में। तो एथिक्स प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट ऑपरेशंस। जैसे कि जो एक्टिविस्ट हैं वो यूज़ करते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का टू अनकवर, उन्होंने यूज़ किया था आरटीआई का टू अनकवर इरेगुलरिटीज़ इन कोविड-19 रिलीफ फंड डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है कि एथिक्स इंश्योर करती है अकाउंटेबिलिटी पब्लिक ऑफिशियल्स की। जैसे एसेट डिस्क्लोजर किया जाता है काफ़ी बार जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा। थर्ड है अपहोल्डिंग फेयरनेस टू इंश्योर फेयर कंपटीशन। जैसे जो हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने अभी थोड़े टाइम पहले ही जो मेजर टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं उनको एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के लिए फ़ाइन लगाया था उन पे। फोर्थ है प्रोटेक्ट करता है पब्लिक इंटरेस्ट। जैसे जो हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनको फ़ाइन किया जाता है काफ़ी बार फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। और लास्ट की एनकरेज करता है एथिकल गवर्नेंस और इसका एग्जाम्पल है जो सेबी की रेगुलेशंस है वो इन्फोर्स करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन मैंने शक्ति मैम की कॉपी से लिया है। क्वेश्चन है कि लॉज प्रमोट करते हैं सोशल कंट्रोल बाय रिजोल्विंग बेसिक वैल्यूज़ कन्फ्लिक्ट, सेटलिंग इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स एंड मेकिंग रूल्स। तो लॉज का ये काम है कि वो बेसिक वैल्यूज़ कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करते हैं, इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स को सेटल करते हैं और रूल्स बनाते हैं जो कि इवन रूलर्स भी फॉलो करते हैं। बट लॉ डज नॉट ऑलवेज अचीव इट्स पर्पज और वो काफ़ी बार हमारी सोसाइटी को भी हार्म कर देता है। इन दिस बैकग्राउंड डिस्कस करो जो लिमिटेशंस और डिसफंक्शंस हैं लॉज की विद एग्जांपल। तो लॉज जो हैं वो मैम ने लोक का जो फिलोसफर लोग हैं उनके क्योट से स्टार्ट किया है कि लॉज जो है कमांड है सोवरेन की और ये प्रिंसिपल्स हैं जो कि गाइड करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द पीपल इन ए सोसाइटी और ये बैक किए जाते हैं सोवरेन अथॉरिटी लाइक स्टेट। अब लोग प्रमोट करते हैं सोशल कंट्रोल को कैसे, क्योंकि ये इंश्योर करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल। जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हैं जो कि जिनको कि रिकॉग्नाइज किया जाता है एज द राइट्स ऑफ द ट्राइबल्स। दूसरे ये इंश्योर करते हैं इक्वालिटी एंड लाइफ ऑफ डिग्निटी टू द मार्जिनलाइज, जैसे जो ट्रांसजेंडर्स राइट प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाला। थर्ड है ये लीड करते हैं इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस, जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है 2005 वाला। और फोर्थ है ये सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं सभी के लिए, जैसे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट हो गया एट वर्क प्लेस 2013। अब ये कुछ पॉजिटिव्स थे कि लॉज कैसे प्रमोट करते हैं सोशल कंट्रोल को, लेकिन काफ़ी बार ये होता है कि लॉज अचीव नहीं कर पाते उनका पर्पज़, तो ये हार्म भी करते हैं सोसाइटी को। कैसे? तो कुछ रूल्स या फिर लॉज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे सबसे पहला है सीडेशन वाला सेक्शन 24A जो कि सप्रेस करता है डिसेंट और वोलेट करता है आर्टिकल 19 को। दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन जो कि आर्टिकल
25 सब क्लोज 5 के अंडर आता है और ये रेस्ट्रिक्ट करता है इंडिविजुअल लिबर्टी को। और थर्ड है डेथ पेनल्टी, जो कि वोलेट करते हैं आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को। और फिर मैम ने कंक्लूड किया है कि लॉज जो है ऑल्दो वो मेंट किए जाते हैं टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी, लेकिन काफ़ी बार उनका जो स्कोप है उनका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी आता है। थर्ड क्वेश्चन है द एंड ऑफ द लॉ इज़ नॉट टू अबोलिश और रिस्ट्रेन बट टू प्रिजर्व एंड एनलार्ज फ्रीडम। जॉन लॉक का ये क्योट है और हमें इसको एक्सप्लेन करना है। तो सर ने इस क्योट वाले क्वेश्चंस को जो फिलोसोफर्स हैं और कुछ केसेस वगैरह हैं और एग्जांपल्स के थ्रू इसको आंसर किया है। तो सबसे पहले सर ने ये बताया कि जॉन लॉक का ये जो क्योट है ये हाईलाइट करता है लॉ का क्या ट्रू गोल है, और विच शुड बी मीडियम ऑफ एमेंसिपेटर एंड फॉरनर ऑफ लिबर्टी रेदर देन बी कोयर्सिव। फिर सर ने लॉर्ड एक्टन का लिखा है कि लिबर्टी एक डेलिकेट फ्रूट है मैच्योर्ड सिविलाइजेशन का। एक मैच्योर्ड सिविलाइजेशन वो समझती है कि लॉज जो हैं वो लोगों को रोकते नहीं हैं उनकी फ्रीडम प्रैक्टिस करने से, रैदर उनकी हेल्प करते हैं उनको ग्रो करने में। फिर सर ने रमेश थापर वाला केस लिखा है कि जैसे रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास वाला केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया था एसेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस फॉर ए मैच्योर्ड एंड लिबरल डेमोक्रेसी। और देन नेक्स्ट सर ने लिखा है कि जो केस था होमोसेक्सुअलिटी का, 33 नेशंस ने अप्रूव किया था सेम सेक्स मैरिज को। उन्होंने रियलाइज़ किया था कि जो हमारे लॉज वगैरह हैं उनका ट्रू आइडियल्स क्या है, और दैट शुड क्रिएट सेफ स्पेस फॉर इंडिविजुअल। इंडिया के अंदर भी नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस हुआ था फॉर ट्रांसजेंडर्स राइट्स, और नवतेज जौहर वाला केस हुआ था फॉर डिक्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी। ये कुछ वेलकमेबल स्टेप्स हैं। फिर सर ने एग्जांपल दिया कि जो तालिबान है वो एक एक्सट्रीम एंड पे है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए टायरेनिकल डेस्पोट जो कि अंडरमाइन करता है इक्वालिटी और लिबर्टी ऑफ वुमेन। बट कुछ लेजिस्लेशंस है इंडिया के अंदर जैसे कि पोस्ट एक्ट हो गया, और कुछ हमारे मेजर्स है जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये शो करते हैं वे को। फिर सर ने माइकल फोकल्ट के बारे में लिखा कि माइकल फोकल्ट नोट करते हैं जो चेंजिंग स्टेट्स एंड डेमोक्रेसीज की वो शिफ्ट करती है फ्रॉम रिप्रेसिव टू रेस्टिट्यूटिव पनिशमेंट एज सीन इन बच्चन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। और लास्ट में सर ने कंक्लूड किया है कि जो अरिस्टोटल है वो नोट करते हैं कि एथिकल पीपल जो है उनको लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और लॉ जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए सेल्फ रियलाइजेशन और सोशल डेवलपमेंट का। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आदित्य सर ने लिखा था। ये क्वेश्चन लॉज और एथिक्स के बारे में कि लॉज सक्सीड करते हैं इन एनकरेजिंग एथिकल बिहेवियर इन सोसाइटी, कि लोग तभी सक्सीड कर पाते हैं एथिकल बिहेवियर को एनकरेज करने में जब वो बैक किए जाते हैं कंसेंस ऑफ इंडिविजुअल से। ये डिस्कस कीजिए। तो सर ने स्टार्ट किया कि लॉ डिफाइन करते हैं कि किसी भी सोसाइटी को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, और एथिक्स डिफाइन करते हैं कि एक्चुअल में सोसाइटी कहाँ मूव कर रही है। अब अगर लॉज विदाउट एथिक्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं तो क्या होता है, ऑब्वियसली लॉज के इंटरप्रिटेशन के लिए एथिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल जो हमारा पेटेंट एक्ट है उसके अंदर कुछ टर्म्स है जैसे एवरग्रीनिंग हो गया और इनोवेशन, तो इनके इंटरप्रिटेशन के लिए आपको एथिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड है कि ये प्रोवाइड करते हैं, लॉ केवल प्रोवाइड करता है मिनिमम मोरलिटी। जैसे जो सिविल सर्वेंट्स हैं काफ़ी बार उनको लैक ऑफ फंड जैसे सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, ठीक है, तो ये केवल मिनिमम मोरलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड है लॉ कैन इटसेल्फ बी अनजस्ट, कि लॉ अकेला अनजस्ट भी हो सकता है, इसको एक इंडिविजुअल नीड वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल टू जस्टिस। और जैसे श्रेय सिंघल वाला केस सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट। फोर्थ है कि एथिक्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि जो लूप होल्स है लॉज के अंदर वो एक्सप्लॉइट ना हो उसके। जैसे काफ़ी जो जो वोडाफोन केस हुआ था वो एक्चुअली में टैक्स अवॉइडेंस वाला केस था, तो उन्होंने जो लॉज के अंदर लूप होल है उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की थी। फिफ्थ है कि हमें एथिक्स की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है फॉर डूइंग कंप्लीट सेल्फलेसनेस टू गो टू द एक्स्ट्रा माइल फॉर यूटिलिटेरियनिज्म। जैसे जो IAS जवान हैं उन्होंने सैंड बैंक्स लिफ्ट किए थे जब डिजास्टर हुआ था उस टाइम पे। तो लॉज विदाउट एथिक्स के हमने ये पॉइंट डिस्कस किए हैं। अब अगर एथिक्स में भी आपको लॉज की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि बिना लॉज के एथिक्स ठीक से काम नहीं कर पाती है, तो इसको एनफोर्समेंट
क्योंकि लॉज को एनफोर्समेंट की जो एथिक्स है उसके लिए उसके एनफोर्समेंट के लिए आपको लॉज की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ कॉमन स्टैंडर्ड्स चाहिए होंगे, और कंसाइंस जो है वो वेरी कर सकती है बिटवीन इंडिविजुअल, जैसे वैल्यू ऑफ वायलेंस, ओसामा बिन लादेन। और फोर्थ है कि वेरियस इंटरेस्ट जो है उनको बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट वर्सेस राइट ऑफ लोकल्स। तो इन सब के लिए आपको लॉज की रिक्वायरमेंट होगी। और सर ने लास्ट में कंक्लूड किया है जो हमारा DPSP आर्टिकल 38 है उससे कि ऑल दिस कॉल फॉर ए बैलेंस बिटवीन द लॉज एंड एथिक्स वाया बुद्धाज मध्यम मार्ग एंड अपहोल्डिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ फॉर अचीविंग वेलफेयर ऑफ ऑल। तो सर ने यहाँ पे बुद्धा का जो मध्यम मार्ग है उसको भी यहाँ पे कंक्लूजन में डाला है, और DPSP का जो आर्टिकल 38 है उसको भी डाला है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं कि एथिक्स और लॉज में क्या रिलेशनशिप है, और इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है। ये विशाखा मैम की कॉपी से लिया है मैंने। तो मैम ने लिखा है सबसे पहले लॉज की डेफिनेशन कि लॉज है वो स्टेटमेंट है रिसोर्सेज डिजाइन टू अचीव कॉमन गुड इन द सोसाइटी अंडर द कमांड ऑफ द सोवरेन, कि जो भी कॉमन गुड आपको अचीव करने हैं उसके लिए जो रिसोर्सेज डिज़ाइन किए जाते हैं उनकी बेसिकली स्टेटमेंट होती है लॉज। जबकि एथिक्स जो है वो एक मोरल कंपास की तरह काम करते हैं, वो जो भी लॉ आप बनाएंगे उनके फॉर्मुलेशन, रेगुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए एथिक्स एक मोरल कंपास की तरह काम करती है। फिर मैंने ये डायग्राम बनाया था कि लॉज, एथिकल गाइडेंस और कंसाइंस के बीच में ये रिलेशन है, और यहाँ पे ह्यूमन कंडक्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब भी आपके पास एथिक्स और लॉज इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए लॉज एंड एथिक्स पे, तो आप ये वाला डायग्राम बना सकते हो। फिर मैम ने बताया कि लॉज और एथिक्स में क्या रिलेशनशिप है। तो जैसे मैंने ऊपर बताया था कि एथिक्स एक मोरल कंपास है जो कि एक मेजर सोर्स है रेगुलेशंस ऑफ द लॉज। जैसे जो हमारा IT एक्ट 1961 वाला, वो ये ओनस डालता है कि टू पे टैक्सेस फॉर ब्रॉडर वेलफेयर फंक्शंस बाय स्टेट, बट पीपल काफ़ी बार मिसयूज़ कर जाते हैं और एस्केप कर जाते हैं बाय लूप होल। तो ये लीगल तो है लेकिन ये एथिकल नहीं है। दूसरा है कि लॉज एक्ट करते हैं एक्सटर्नल चेक्स हैं, और एथिक्स चेक करता है एक इंटरनल गाइड की तरह फॉर ह्यूमन कंडक्ट। जैसे जो हमारे ट्रैफिक रूल्स फॉर्मुलेशन है जहाँ पे लोग एस्केप करने की कोशिश करते हैं और वोलेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे ब्राइब देकर या फिर चालान पे करके, जबकि जो एक मोरल पर्सन है वो फॉलो करेगा डेलीगेंटली। थर्ड है कि एथिक्स पुट करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल और मोरल ऑब्लिगेशन लॉ के ऊपर, लॉ मेकर्स पे, टू फॉर्मुलेट लॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मोरली। फॉर एग्जांपल आधार एक्ट, बैलेंसिंग प्राइवेसी एंड सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर। फिर विशाखा मैम ने वही लास्ट में अरिस्टोटल वाले क्योट से कंक्लूड किया है कि जो एथिकल पीपल है उनको लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट लॉ जो है वो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए फॉर सेल्फ रियलाइजेशन एंड सोशल डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने विशाखा मैम की कॉपी से ही लिया है। क्वेश्चन है कि लॉ शुड बी सो सक्सिंक्ट दैट इट कैन बी कैरिड इन द पॉकेट ऑफ द कोर्ट एंड इट शुड बी सो सिंपल दैट इट कैन बी अंडरस्टूड बाई ए पीसेंट। डिस्कस करना है। तो ये क्योट है जहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि लो इतना सक्सेंट होना चाहिए कि वो आप मतलब इतना छोटा होना चाहिए कि आप उसको अपनी कोट की पॉकेट में कैरी कर सको, और इतना सिंपल होना चाहिए कि वो एक जो पीसेंट है उसकी भी समझ में आ जाए। फिर मैंने स्टार्ट किया इस क्वेश्चन का आंसर कि भाई कि लॉज की क्या डेफिनेशन है। तो लॉ एक स्टेटमेंट ऑफ रीजन है टू अचीव द कॉमन गुड बाई ए सोवरेन, एक सिंपल सी डेफिनेशन दी है। फिर आगे मैम ने बताया कि जो अल्टीमेट गोल है लॉ का वो पब्लिक इंटरेस्ट और वेलफेयर के लिए लॉज को फॉर्मुलेशन करना है। उसकी अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस जो है वो मोस्ट क्रूशियल पाथवे है टू अचीव इट। एक लीगल फ्रेमवर्क जो है वो इतना कॉम्पैक्ट या फिर सक्सेंट होना चाहिए कि आप उसको कंप्रेस कर सको और कैरी कर सको अलोंग एज अपोज टू द कॉम्प्लेक्स लॉयर्स पैराडाइज, कि मतलब वो इतना सिंपल और इतना छोटा होना चाहिए कि आप उसको कैरी कर सको, ना कि लॉयर्स पैराडाइज जिसको हो कि हम बहुत कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और ये इतना सिंपल होना चाहिए स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री के लिए जहाँ पे 78% ही पीपल लिटरेट है। तो हम क्योट फिर मैम ने बताया कि हम क्योट कर सकते हैं ग्लोबल एग्जांपल US प्लेन राइटिंग आर्ट का, जो कि मैंडेट करता है फेडरल एजेंसीज को कि वो राइट करें रूल्स रेगुलेशन एक क्लियर और सक्सेंट और लेजिबल मैनर में। तो यहाँ पे मैम ने US प्लेन राइटिंग आर्ट का एग्जाम्पल दिया है। फिर मैम ने बताया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क है वो कभी कभार क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि वो काफ़ी वॉल्यूमिनस और कॉम्प्लेक्स नेचर का है। तो ये डिस्करेज करता है जो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस है वो जस्टिस एक्सेस नहीं कर पाते हैं। और फिर मैम ने बताया कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड एग्जाम्पल, कि जो लैंड टाइटलिंग लॉ जो डिस्प्यूट थे, लैंड आर्बिट्रेशन, रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट 2013 वाला, वो उसमें काफ़ी सारे इनकन्क्लूसिव और ओपेक सी टर्म्स थी, तो लोगों को उसको समझने में काफ़ी दिक्कत हुई और फिर ये हुआ कि जस्टिस डिले हो गया। तो मैम ने इस चीज़ का एग्जांपल दिया है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।
और फिर लास्ट में हमने कंक्लूड किया है कि अगर आपको इंश्योर करना है जस्टिस, वो भी तीनों तरह का, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल, जो कि हमारे प्रीएम्बल में लिखा गया है, और आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गवर्नमेंट को काम करना चाहिए कि आप लो जो है वो उसकी एक्सेसिबिलिटी भी बड़ा इंश्योर करो, उसकी रीडेबिलिटी भी इंश्योर करो। तो आप ये देख सकते हो कि जो कंक्लूजन है वो मैम ने डीपीएसपी और प्रीएम्बल से लेके और फिर इस क्वेश्चन को एंड किया है। तो इसके साथ ही हमारे 6 क्वेश्चन का डिस्कशन यहीं पे एंड होता है। आई होप कि आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।